हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनियो के फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। यूनियो मीन्स लैमेलिडियन। ओके, हमने पढ़ा था कि ये फ्रेश वाटर म्यूसेल इनको कहा जाता है। पहली वीडियो जो इसकी थी उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड मॉर्फोलॉजी कंप्लीट की है और आज हम इसके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट मी इन्फॉर्म यू वन थिंग कि हमने बॉटनी का यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर को ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। प्लस हमने जूलॉजी का भी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ख़त्म कर दिया है। अब हम दोनों के ही यूनिट 4 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने आपको यस्टरडे वाला जो कल है उसमें हमने आपको बॉटनी का यूनिट 4 का फर्स्ट वीडियो दिया और आज हम यूनिट 4 जूलॉजी का सेकेंड वीडियो पढ़ रहे हैं। ओके, तो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम यूनियो की पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोग नोट्स जरूर बना रहे होंगे। बहुत मेहनत लगती है स्लाइड बनाने में, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही नोट्स प्रोवाइड करने में, तो उस मेहनत को वेस्ट मत जाने दीजिएगा और नोट्स बना करके अच्छे अच्छे मार्क्स जरूर लेकर के आइएगा। ओके, देखिए, बिकॉज दे आर लिविंग इन फ्रेश वाटर, ये मीठे पानी में रहते हैं, तो ऑब्वियसली पानी के जितने भी जानवर होंगे, पानी के जितने भी ऑर्गेनिक डेट्राइटस होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उन सभी को ये क्या करेंगे, खाएंगे। ठीक है। उसके बाद इनके जो फूड्स होते हैं उसमें आप डायटम्स देखते हो, प्रोटोजोअन्स देखते हो, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सूक्ष्म जीव देखते हो, ऑर्गेनिक डेट्राइटस मतलब कि कार्बोनिक कतरे देखते हो। ये सब जो होता है ये इनका जो होता है ना फूड होता है, खाना होता है। अब ये जो खाना है वो एंटर कर रहा होता है थ्रू वाटर करंट। पानी का जो जल प्रवाह होता है, एक जो प्रवाह जो बह रही होती है पानी, जब इनके बॉडी के अंदर जाती है तो उसी की वजह से इनमें फीडिंग की प्रोसेस हो जाती है। उस पानी के साथ ही ये जो भी डायटम्स होते हैं, प्रोटोजोअन्स होते हैं, सूक्ष्म जीव, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर ऑर्गेनिक डेट्राइटस होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, पानी की हेल्प से ही इनके बॉडी में अंदर जाते हैं। ठीक है। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्रीजेज ऑफ एलिमेंट्री कैनॉल एंड अ पेयर ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो इनमें हमने आपको बार बार बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम जब भी हम पढ़ते हैं तो हम उसमें एलिमेंट्री कैनॉल देखते हैं एंड डाइजेस्टिव जूसेस देखते हैं। तो इनमें एलिमेंट्री कैनॉल भी अच्छा खासा है और डाइजेस्टिव ग्लैंड भी इनमें प्रेजेंट है, जो कि इनके लिए डाइजेस्टिव जूस, एंजाइम्स ये सब सिक्रीट करवाता है, जिससे कि एक परफेक्ट डाइजेशन हो पाए इनकी बॉडी में। ओके, अगर हम इनके एलिमेंट्री कैनॉल की बात करें तो उसमें आप माउथ देखते हो, जहाँ से खाना जो है वो एंटर करेगा। फिर वो खाना ईसोफेगस को, एक ईसोफेगस एक नली लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें एंटर करेगा। देन स्टमक में एंटर करेगा एंड देन इंटेस्टाइन, ठीक है, एंड उसके बाद रेक्टम का पार्ट होगा एंड एनस। ठीक है। तो माउथ से एंटर हुआ, फिर ईसोफेगस में गया, फिर अच्छा एक मिनट देखिए, अगर मान लीजिए कि ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ये इनके माउथ में जाएगा, फिर थोड़ा सा माउथ में ही ये क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर ईसोफेगस में, देन फिर स्टमक में आएगा और स्टमक में इसका जो है ना डाइजेशन कंप्लीट होगा। फिर इंटेस्टाइन को पार करते हुए इसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट जो हमारे यूजफुल न्यूट्रिएंट्स होंगे इस खाने के, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी एंड रेक्टम में जाते ही ये एनस से बाहर क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो हमारा इंजेशन जो है वो माउथ से हो रहा है और जो हमारा ईजेशन है वो एनस से हो रहा है। ये एलिमेंट्री कैनॉल इनका होता है। वीडियो में आपको बताया था कि मैनी मोलस्कन्स हैव लाइक जॉज एंड रेड्यूलास। ठीक है, जॉ एंड रेड्यूला होते हैं बहुत सारे में। ठीक है, किसके लिए होते हैं, रेस्पिंग ऑफ फूड के लिए। लेकिन हमारे जो यूनियो होता है, जो लैमेलिडियंस होता है, उसमें ये जो रेड्यूला होता है ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि मोलस्कन्स की का एक ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि रेड्यूला प्रेजेंट होगा रेस्पिंग ऑफ फूड के लिए, लेकिन हमारे लैमेलिडियंस जो कि यूनियो है इसमें जो होता है ना, रेड्यूला क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हम यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं माउथ। ठीक है, कौन सा पार्ट है इनके माउथ का, ये वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ से खाना क्या होगा, एंटर करेगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं स्टमक। अच्छा, ईसोफेगस देखिए, कहीं आपको ईसोफेगस दिख रहा है क्या, इसमें ईसोफेगस नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है। माउथ से छोटी सी एक नली होती है लाइक दिस वन। ठीक है, ये जो हमने येलो से बनाया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं स्टमक। ठीक है, तो स्टमक कौन सा पार्ट है, दिस वन। ये जो पार्ट है ये स्टमक का पार्ट है। ओके, एंड स्टमक के बाद इंटेस्टाइन आता है और वहीं पर आपको काफ़ी सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दिखाई देंगे आपके स्टमक के पास, बिकॉज ये जो स्टमक है इसी में डाइजेशन हो रहा है। तो डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स होंगी
दे विल हेल्प दिस स्टमक, जिससे कि डाइजेशन जो है वो अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे, देखिए ये जो हम बनाने जा रहे हैं, ये आपको काफ़ी सारे यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दिखाई देंगे, ठीक है, जो कि स्टमक के इर्द गिर्द पर पाए जाएंगे। फिर उसके बाद आप देखोगे इंटेस्टाइन, जो कि ये रहा, ये हो गया इंटेस्टाइन, ठीक है, पर्पल वाला। तो ये हमारा हो जाएगा इंटेस्टाइन। उसके बाद इंटेस्टाइन के बाद हमने क्या पढ़ा था, रेक्टम एंड देन एनस। तो ये इंटेस्टाइन ऐसे मुड़ता हुआ, ठीक है, ये मुड़ता ऐसे हुआ यहाँ जाता है, उसके बाद फिर ये इधर से निकलेगा, ठीक। उसके बाद आप देखोगे कि ये यहाँ पे ऑरिकल वेंट्रिकल दिया हुआ है, हार्ट वाला पार्ट, उसके पीछे, ठीक है, उसके पीछे रेक्टम है, और रेक्टम यहाँ से लीड करते हुए यहाँ आएगा, एंड फिर जो एनस है यहाँ पर आ जाएगा, और एनस से जो भी फूड होगा वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये रहा रेक्टम एंड दिस वन इज एनस। तो हमने क्या पढ़ा कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो वो सबसे पहले माउथ में जाएगा, फिर ईसोफेगस, फिर उसके बाद स्टमक, एंड फिर यहाँ पर इंटेस्टाइन से में पूरा घूमेगा, फिर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी और वो फिर निकल जाएगा रेक्टम, एंड फिर यहाँ पर एनस से उसको बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमने बोला कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है, तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इस स्टमक को क्या करेंगे, चारों तरफ से डाइजेस्टिव जूसेस एंजाइम्स ये क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे, जिससे कि डाइजेशन जो है वो बेटर तरीके से हो पाए। क्लियर, ये चीज़ आपको क्लियर हुई, ये पूरा का पूरा इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ये हमें पढ़ना था डाइजेस्टिव सिस्टम में। और एक और चीज़ बता दें कि यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ये वाले जितने पार्ट हैं, दिस इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड, लेकिन यहाँ वाला पार्ट जो है, दिस इज व्हाट, ये जो छोटे छोटे गोले बने हैं, दिस इज द गोनैड्स, ठीक है, जो कि इंटेस्टाइन के अगल बगल में आपको दिखाई देंगे। एंड गोनैड्स विल हेल्पफुल इन रिप्रोडक्शन, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अब देखो, और एक मिनट, फिर देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात कर लेते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड को हम लोग डाइवर्टिकुला भी बोलते हैं, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, लीवर भी बोलते हैं। ये लार्ज होता है, पेयर्ड होता है स्ट्रक्चर में, मतलब कि दो पाए जाएंगे, डार्क ब्राउन कलर का होगा या ग्रीन कलर में भी देखा जा सकता है, सराउंडिंग द स्टमक, या पेट के चारों ओर, जो लीवर है वो पेट के चारों ओर गहरे भूरे या हरे रंग की एक बड़ी सी जोड़ीदार संरचना होती है। ये डॉर्सल पोर्शन पे खुलती है स्टमक के बहुत सारे डक्ट से। अब डक्ट क्या होती है, ये भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो लीवर जो है, जब तक वो इस, मान लीजिए कि ये लीवर है, तो जब तक ये इस डक्ट से आ करके हमारे स्टमक में नहीं मिलेगी, तब तक इसका जो भी डाइजेस्टिव जूस होगा या जितना भी डाइजेशन एंजाइम होगा वो तब तक यहाँ कैसे आएगा, स्टमक में, ठीक है। तो हमारे जो लीवर है उसको स्टमक से कौन जोड़ते हैं, ये जितने भी डक्ट्स होते हैं ऐसे, ठीक है, ये जितने भी ऐसे डक्ट्स होते हैं ये जोड़ते हैं, ठीक है। तो डक्ट्स जो होता है वो लीवर एंड स्टमक को जोड़ता है, और डक्ट से ही जितने भी एंजाइम्स वगैरह होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह होते हैं, वो हमारे स्टमक में आते हैं, जिससे कि डाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। दिस ग्लैंड नॉट ओनली सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, ये केवल से केवल डाइजेस्टिव एंजाइम ही सिक्रीट नहीं करते हैं, इट सेल रेडली इंजेस्ट फाइन फूड पार्टिकल ब्रिंगिंग अबाउट देयर इंटरसेलुलर डाइजेशन। ये डाइजेस्टिव जूस तो सिक्रीट करते ही हैं, साथ ही साथ में ये जो होते हैं भोजन के सूक्ष्म कणों को आसानी से ग्रहण भी कर लेते हैं। अगर कोई खाना सबसे पहले यूनियो के माउथ में जाएगा, थोड़ा सा डाइजेशन होगा, फिर ईसोफेगस में आएगा, फिर स्टमक में आएगा, तो वो जो खाना है ना, उसको लीवर जो होगा वो केवल से केवल डाइजेस्टिव जूसेस ही नहीं देगा, उस खाने का फाइन पार्टिकल, जो सूक्ष्म पार्टिकल होगा, उसको डाइजेस्ट भी कर लेगा, और इंट्रासेलुलर की प्रोसेस वहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो ये हो गई बात हमारे एलिमेंट्री कैनॉल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। अगर हम बात करें इनमें फीडिंग की कि कौन सी प्रोसेस फीडिंग की होती है, तो इसमें फ़िल्टर फीडिंग देखी जाती है, जिसमें क्या होता है ना कि फ़िल्टर किया जाता है, फूड जो है उसको फ़िल्टर किया जाता है। इन्वॉल्व स्ट्रेनिंग ऑफ फूड फ्रॉम लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर, मतलब कि ये पानी में रहते हैं, ठीक है। ये क्या है, मान लीजिए कि ये यूनियो है, ये सॉरी पहले आप पानी बनाओ, मान लीजिए कि दिस वन इज़ द वाटर, ओके, एक मिनट, वेट अ मिनट, ये मान लीजिए पानी है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ऐसे पानी है, ठीक। और इस पानी में अगर यूनियो रह रहा है, ठीक है, ये बना लिया हमने यूनियो, ठीक, ये अगर इस पानी में ये ऐसे यूनियो रह रहा है,
तो हमने आपको बताया था कि जो भी वाटर करंट होगा, ठीक है, जो भी वाटर करंट होगा, मान लीजिए कि दिस इज द वाटर करंट, तो ये वाटर करंट ऐसे इनकी बॉडी में जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये इनकी बॉडी में जाएगा ये वाटर करंट, ये क्या करेगा, अपने साथ साथ जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको लेकर के जाएगा। लेकिन इस वाटर में आप ये भी देखते हो कि काफ़ी बड़े बड़े पार्टिकल्स भी होते हैं और कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं। तो जो हमारा यूनियो है ना, ये फिल्टर फीडिंग करता है। ये जितने भी बड़े पार्टिकल्स होते हैं हमारे पानी में, इनको ये क्या कर देता है, नेगलेक्ट कर देता है, इन पे ये ध्यान ही नहीं देता है। ये केवल क्या करता है, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इन्हीं को ये अपनी बॉडी में क्या करता है, लेता है और इसी को इंजेस्ट करता है। तो जितने भी छोटे पार्टिकल्स होंगे ये क्या करेगा, उन्हें ही इंजेस्ट करेगा, ठीक है। तो जब एक बड़े, मान लीजिए पानी तो बहुत सारा है, लेकिन यूनियो के पास सोचो इतना एक टेक्निक है जिससे कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स ही केवल खा रहा है। अगर वो बड़े पार्टिकल्स खाए तो हो सकता है वो मर भी जाए, लेकिन वो छोटे छोटे पार्टिकल्स खा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उतने पानी में से फिल्टर कर रहा है छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने भोजन के लिए। तो दिस इज लाइक वेरी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, जहाँ पर यूनियो जो है वो फिल्टर फीडिंग दिखाता है और लार्ज क्वांटिटीज़, मतलब वाटर बहुत बड़े पैमाने पे भी होने के बावजूद वो उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं उनको चुन करके अपने खाने के लिए उपयोग कर लेता है। द इनकमिंग वाटर कंटेन मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग द एनिमल्स फूड। हमने बताया कि पानी बड़े पैमाने पे है तो उसमें मिलियंस ऑफ एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे जिनको यूनियो खा सकता है, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को ही चुनता है। अब वो चुनता कैसे है, इनकी जो लैट्रोफ्रंटल सीलिया होता है, ठीक है, गिल फिलामेंट का, वो आउटर सरफेस पे आता है लैमिना के और वो थ्रो करता है फाइन फूड ऑन टू द लैमिनर सरफेस। समझ में आ रहा है, देखिए आने वाले पानी में लाखों सूक्ष्म जीव होते हैं जो जानवर के का भोजन बनते हैं, ओके। लैमिलर की बाहरी सतह की ओर गिल फिलामेंट्स के लैट्रोफ्रंटल सीलिया की धड़कन से बारीक खाद्य कणों को लैमिनर सतहों पर फेंक दिया जाता है। मतलब कि जो सीलिया होता है गिल फिलामेंट का, वो क्या करता है, वो आउटर जो लैमिना होता है उसका जो आउटर सरफेस होता है उस पर वो फेंक देता है फाइन फूड, जितना भी सूक्ष्म फूड है, जिससे कि यूनियो जो है वो अपना खाना खा सके। अब लैमिनर फूड पे जो फाइन पार्टिकल्स फेंके गए हैं, लैमिनर सरफेस अब क्या करेगा, म्यूकस सिक्रीट करेगा, जिससे कि वो फूड पार्टिकल्स जो होंगे वो उसी लैमिना पे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, जिसके वजह से जो यूनियो है उसे आराम से खा सकेगा। जो म्यूकस है वो बोथ साइड, जो म्यूकस है वो बोथ साइड ऑफ गिल लैमिना से फूड ग्रूव तक लेकर के आएगा। जो म्यूकस है ना, जो म्यूकस सिक्रीट किया है लैमिना ने, वो क्या करेगा, गिल लैमिना दोनों तरफ से है, तो जो म्यूकस दोनों तरफ से लैमिना से सिक्रीट किया गया है उस फूड को लैमिनल सरफेस से अब फूड ग्रूव तक लेकर के आया जाएगा। फिर सीलियरी बीटिंग के वजह से जो फूड होगा वो माउथ के टुवर्ड्स आएगा और वाइल रीचिंग इन बिटवीन फिर माउथ तक आ जाएगा। तो फिर माउथ से क्या होगा, उस खाने को हम लोग देखेंगे कि यूनियो अंदर ले लेगा। फिर लैबियल पैल्प, जो कि इनका लिप होता है, लिप एंड फर्दर सॉर्टिंग ऑफ फूड पार्टिकल टेक्स प्लेस। फिर जो छोटा पार्टिकल था उसको और छोटे पार्टिकल में माउथ में घुसते ही जो उनकी ओठ होती हैं, जो लैबियल पैल्प होते हैं, वो और छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं और फिर वही खाना ईसोफेगस में जाता है। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो माउथ होता है, एक मिनट हम यहाँ आपको बताते हैं। देखिए पानी में बहुत सारे एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। होता क्या है कि सबसे पहले होता क्या है कि जो यूनियो है वो बहुत ज़्यादा पानी होने के बावजूद भी छोटे छोटे पार्टिकल्स को ढूंढता है। जैसे ही वो ढूंढता है तो लैमिनर सरफेस को देखा जा, एक मिनट देखिए, लैमिनर सरफेस पे देखा जाता है कि उन फूड पार्टिकल्स को लेकर के आया जाता है। जैसे ही लैमिनर सरफेस पे उन फूड पार्टिकल्स को लेकर के आया गया, लैमिनर सरफेस जो होता है दोनों साइड से गिल होने की वजह से म्यूकस सिक्रीट करता है। दोनों ही साइड के जो लैमिना होते हैं वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। फिर जो म्यूकस सिक्रीट हुआ है, ये म्यूकस सिक्रीट इस फूड को, मान लीजिए कि दिस इज द फूड, इस फूड को पहले म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, फिर इस फूड को क्या किया जाएगा, म्यूकस के द्वारा इस फूड को क्या किया जाएगा, अब फूड ग्रूव तक लेकर के जाया जाएगा। कहाँ तक लेके जाया जाएगा, फूड ग्रूव, ठीक है, फूड ग्रूव तक लेकर के आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ फूड ग्रूव से अब इस फूड को हम लोग माउथ तक देखते हैं कि यूनियो लेकर के जाता है। ये फूड अब कहाँ आएगा, माउथ तक आएगा, ठीक है।
फिर माउथ तक आते ही माउथ में होता है लैबियल पैल्प। क्या होता है माउथ में? लैबियल पैल्प। ये लैबियल पैल्प जो फूड आया है इसको और छोटे छोटे भाग में तोड़ देता है। ठीक है, तो ये क्या कर देगा और इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगा। फिर ये जो फूड है ये कहाँ जाएगा? ये पहले लैबियल में गया, फिर लैबियल जो है यहाँ से फूड जो है वो ईसोफेगस में जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा? एक मिनट, ऐसे लिख दें क्या? पहले ईसोफेगस में जाएगा, फिर ईसोफेगस से स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में, फिर जगह है क्या? जगह नहीं है, फिर इंटेस्टाइन में, और फिर इंटेस्टाइन से आप देखोगे रेक्टम एंड फिर एनस। एनस से ये क्या कर दिया जाएगा? बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन, फिर इंटेस्टाइन से रेक्टम, रेक्टम से एनस, ऐसे करके फिर एनस से जो होगा वो खाना बाहर निकल जाएगा। दिस इज द होल डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ आवर व्हाट यूनियो। समझ में आया कि लैबियल पैल्प, फिर म्यूकस सिक्रीट हुआ, म्यूकस सिक्रीट होने के बाद लैबियल पैल्प से फूड ग्रूव, फिर फूड ग्रूव से माउथ, माउथ में होगा आपका लैबियल पैल्प, लैबियल पैल्प इसको फाइन पार्टिकल में तोड़ेगा एंड फिर वहाँ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से आप देखोगे रेक्टम एंड रेक्टम से फिर एनस, और फिर आप यही देख रहे हो कि एनस जो है यहाँ से फूड का एक्सक्रीशन हो जाएगा। इजेशन फूड का माउथ से हो रहा है, एक्सक्रीशन जो है वो फूड का हमारे एनस से हो रहा है। दिस इज द होल डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ यूनियो। ओके, क्लियर हो गया ये चीज़। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, हमने डाइजेस्टिव पढ़ लिया। एक्सक्रीटरी में ये होता है कि एक्सक्रीशन जो होता है वो दो तरीके से यहाँ पर देखा जाता है, एक तो किडनी की वजह से और दूसरा कैबर्स ऑर्गन की वजह से। किडनी है उसी को हम यहाँ पर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ऑफ बोजानस बोल देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ऑर्गन ऑफ बोजानस जो है वो किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है या ये फिर किस काम के लिए यूज आता है। अब आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप ऑर्गन ऑफ बोजानस सर्कुलेटरी के लिए भी बोल सकते हो, डाइजेस्टिव के लिए भी बोल सकते हो, नर्वस सिस्टम के लिए भी बोल सकते हो, सेंस ऑर्गन भी बोल सकते हो। लेकिन आपने ये अब पढ़ लिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गन ऑफ बोजानस जो है एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्या है ये? एक उत्सर्जन का ये क्या है? एक जरिया है। ऑर्गन ऑफ बोजानस जो है वो कुछ और नहीं, दो किडनी इनमें पाए जाते हैं जिन्हें हम नेफ्रीडिया कहते हैं। इन्हीं को हम ऑर्गन ऑफ बोजानस भी नाम दे देते हैं। जो ईच किडनी होती है वो लॉन्ग होती है, बड़ी होती है, डार्क होती है, ग्लैंडुलर होती है, भाई ग्लैंड की तरह काम होती है, खूब बहुत सारे ग्लैंडुलर ट्यूब से बनी होती है और जा करके खुलती है एंड पे, जो एकदम इनका एंड होगा उस पर जा करके ये खुल जाएगी। इट इज़ बेंट अपॉन इटसेल्फ लाइक अ यू शेप, ऐसे यू शेप में ये बेंट होती है। ये जो किडनी होती है ये यू शेप में बेंट होती है, ब्रॉड यू शेप में ये क्या हो जाती है? बेंट होती है। तो ऑर्गन ऑफ बोजानस इज नथिंग, इट इज़ द किडनी ऑफ यूनियो, जो कि एक्सक्रीशन का काम कर रहे हैं। डार्क कलर के होते हैं, ग्लैंडुलर ट्यूब से बने होते हैं, यू शेप के ये देखे जाते हैं। अब कैबर्स ऑर्गन जो होता है, अनदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्जामिनेशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। कैबर्स ऑर्गन जो होता है या इसी को हम पेरिकार्डियल ग्लैंड भी बोलते हैं, ये भी लार्ज होता है और रेडिश ब्राउन होता है, मतलब कि लाल और भूरे वाला जो कलर होता है उसमें आपको दिखाई देंगे। ग्लैंडुलर मास सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के ये फ्रंट में होते हैं। कहाँ होते हैं? पेरिकार्डियम के फ्रंट में होते हैं और ये एक्सक्रीशन का काम करते हैं। एक्सक्रीशन के काम में ये क्या करते हैं? जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे पेरिकार्डियम कैविटी में छोड़ देते हैं और फिर जो फाइनली जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको किडनी के द्वारा बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया जाता है और वो क्या होता है? एनस तक पहुंचता है। ठीक है, समझ में आया? कैबर ऑर्गन क्या है? इसी को हम पेरिकार्डियल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये लार्ज रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ग्लैंडुलर मास होता है जो कि पेरिकार्डियम के जस्ट सामने ये देखा जाता है। पेरिकार्डियम के सामने देखा जा रहा है तो उसी से याद रखना कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट कैबर्स ऑर्गन निकाल के देगा वो पेरिकार्डियम की कैविटी में, जो उसका हॉलो स्ट्रक्चर होगा पेरिकार्डियम का, उसमें दे दिया जाएगा और फिर वहाँ से फाइनली जो किडनी है वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। ओके, कैबर का अंग पेरिकार्डियम ग्रंथि का एक बड़ा लाल भूरा ग्रंथि द्रव्यमान है जो पेरिकार्डियम के सामने स्थित होता है। यह संभवतः उत्सर्जन में मदद करता है। अपशिष्ट उत्पादों को पेरिकार्डियम गुहा में छोड़ता है और अंततः गुर्दे के माध्यम से समाप्त हो जाता है। ठीक है, दिस इज द योर एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ यूनियो। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम ऑर्गन ऑफ बोजानस देख रहे हैं, दिस पार्ट,
इज द ऑर्गन ऑफ बुजानस। लेट मी कलर इट विथ डिफरेंट कलर। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है दिस इज ऑर्गन ऑफ बुजानस। ठीक, दिखाई दिया। ऑर्गन ऑफ बुजानस क्या है? किडनी है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया ऑर्गन ऑफ बुजानस। फिर क्या है? फिर देखिए रैनल एपरेचर, रैनल पेरिकार्डियल एपरेचर। ये देखिए पेरिकार्डियल है ना, ये पेरिकार्डियल है। फिर ये राइट ऑरिकल, ये सब तो दूसरा काम है। पेरिकार्डियम, देखिए ये पेरिकार्डियम है जहाँ पर कैवर्स ऑर्गन इसी के फ्रंट में प्रेजेंट होगा। ये देखिए, ये क्या है? ये जो पार्ट है दिस इज द पेरिकार्डियम। ठीक है, ये पेरिकार्डियम हो गया। फिर देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ समझो, ये देखो ये ऑर्गन ऑफ बुजानस है और यहाँ पर रेक्टम है। ये ब्लू वाला पार्ट जो है दिस इज द रेक्टम एंड दिस इज रेक्टम एंड दिस इज एनस। ठीक है, होता क्या है कि ऑर्गन ऑफ बुजानस से जो भी आप देखोगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलते हुए, क्योंकि ये किडनी है तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालेगा, किडनी से ये जो प्रोडक्ट निकलते हैं फिर ये इसी में घूम घाम करके ये क्या करते हैं? ऐसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं रेक्टम और एनस के थ्रू। समझ रहे हो? तो यहाँ पर भी आपको यही दिखाई दे रहा है कि हमारा जो रेक्टम है वही फिर से एक पॉइंट बन जा रहा है डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन का। डाइजेस्टिव का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है भाई, वो भी रेक्टम के ही माध्यम से बाहर निकलता है। और वो क्यों बाहर निकलेगा? क्योंकि किडनी साथ में है, किडनी ही तो काम कर रहा है बाहर निकालने का। तो फिर किडनी भी जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है वो रेक्टम में लेकर के आएगा और फिर एनस से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। फिर लोकोमोशन की बात करें कि इनमें गति कैसे होती है, तो इनमें जो फुट होता है वही लोकोमोशन के काम में आता है। लाइक हमने आपको बताया था कि इनका आप फिगर देखोगे तो एक अम्बो होगा, फिर ये पूरा फिगर देखोगे तो यहाँ पर अटैच्ड आपको एक बड़ा सा यहाँ पे फुट दिखाई देगा। ठीक है, और ये यहाँ पर लाइन जो होंगी वो दिखाई देंगी और ये होगा अम्बो और ये हो जाएगा फुट। यहाँ पर इनहेरेंट आप देख रहे थे, यहाँ पे इनहेरेंट देख रहे थे, यहाँ पे एक्सहेरेंट देख रहे थे, पानी के आने और जाने की जो जगह थी। तो जो हमारा फुट था, ये बी क्यों लिखा है हमने? एफ होगा ना यहाँ पे। देखिए ये जो फुट यहाँ पर है, ये फुट ही हमारे लोकोमोशन के काम आते हैं यूनियो में, और इन्हीं के फुट के मूवमेंट के वजह से जो लोकोमोशन होता है वो इनमें पाया जाता है। ये जो लोकोमोशन है वो रिट्रैक्टर मसल जो कि इनके अंदर पाया जाता है। जब आप मेंटल का पूरा स्ट्रक्चर हमने वहाँ पे आपको ऊपर बताया था, तो एडक्टर मसल आपको हमने बताया था और रिट्रैक्टर मसल बताया था। तो जो मसल है उसके वजह से इस पे अफेक्ट पड़ सकता है। फुट जो है वो धीरे चल सकता है या फिर नहीं चल सकता है, या फिर ब्लड प्रेशर जो इनमें देखा जाता है यूनियो में, उसके भी वजह से इनका चलना, जो इनका लोकोमोशन है, वो अफेक्ट हो सकता है। फिर अगर इनमें सेंस ऑर्गन की बात करें तो सेंस ऑर्गन इनमें स्टैटोसिस्ट पाया जाता है। बार बार आपको बताया स्टैटोसिस्ट हमारे इक्विलिब्रियम, जो संतुलन होता है कि यूनियो की बॉडी उल्टी है, पलटी है, किधर है, कैसे है, ये जो संतुलन होता है ये यूनियो किसके हेल्प से अच्छे से रखता है? स्टैटोसिस्ट सेंस ऑर्गन के हेल्प से। उसके बाद ऑस्फेरेडियम जो है वो केमिकल नेचर, क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो इन्हें ये पता होना चाहिए कि भाई पानी फ्रेश वाटर है या मैराइन वाटर है, हम सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। तो ये केमिकल नेचर चेक करने के लिए इनमें ऑस्फेरेडियम नाम का सेंस ऑर्गन दिया गया है। फिर सेंसरी ऑर्गन में और जो होते हैं लाइक थिग्मो रिसेप्टर होते हैं जो कि टच से रिस्पॉन्ड, कुछ किसी चीज़ से ये टच हो जाए तो उसका रिस्पॉन्ड इन्हें थिग्मो रिसेप्टर देता है। और फोटो रिसेप्टर जो है वो लाइट का रिस्पॉन्स इन्हें देता है कि लाइट जहाँ है वहाँ कहीं नहीं है, डार्क है कि लाइट है, क्या है, ये सब कुछ जो लाइट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो स्टिमुलाई है, वो आप देखते हो कि इनमें फोटो रिसेप्टर जो है वो इन्हें प्रोवाइड करते हैं। फिर ब्लड कैविटी की बात करें तो ब्लड कैविटी इसमें हीमोसील पाई जाती है। हीमो मतलब क्या होता है? ब्लड, और सील मतलब कैविटी। तो वो कैविटी जो कि पूरी तरीके से ब्लड से भरी हो, ठीक है, हीमोसील फिल्ड विद द ब्लड और हीमोलिम्फ, ब्लड से भरी हुई कैविटी को हम क्या बोलते हैं? हीमोसील कहते हैं। एक ट्रू कैविटी भी इसमें पाई जाती है। 3 डिफरेंट इनमें कैविटीज देखी जाती है। देखो ऐसा नहीं है कि इसमें ट्रू कैविटी नहीं पाई जा रही है, दे आर सिलोमेट, तो इनमें ट्रू कैविटी पाई जा रही है। 3 तरीके की कैविटी पाई जाती है। पहली होती है पेरिकार्डियम जो कि अंडाकार कक्ष होती है, मतलब। फिर गोनोसील जो होता है वो कैविटी ऑफ गोनैड्स होती है। स्पर्म एंड जो ओवा रिलीज हो रहा है उसके लिए क्या होगा? गोनोसील दिया गया है। एंड यूरोसील जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, जो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होगा उसके लिए जो कैविटी यहाँ पर दी गई है वो है यूरोसिल नाम की। ठीक है, तो 3 कैविटी है। पेरिकार्डियम जो कि ओवॉइडल है, फिर गोनोसील जो कि क्या कहते हैं, गोनैड्स की है,
और ये ओवॉइडल शेप की भी होती है, ठीक है, ये ओवॉइडल शेप की भी होती है। और यूरोसील जो होती है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के मतलब एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है उसके लिए ये कैविटी प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो इनका जो बॉडी कैविटी है वो हीमोसील है, मतलब पूरी तरीके से इनकी बॉडी ब्लड से भरी हुई है। सेकेंड, इनमें 3 कैविटी पाई जाती है, पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम, गोनोसील और यूरोसील, ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इनमें कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है। और ब्लड में आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में, हार्ट देखते हो, ठीक है, दिल देखोगे, पेरिकार्डियम जो उसको दिल को जो ऊपर से जो उसकी लेयर होगी उसको उसको जो मेम्ब्रेन होगी उसको पेरिकार्डियम, फिर आर्टरीज एंड फिर साइनसेस, ठीक है, आर्टरीज होगा, साइनसेस एंड वीन्स होंगे, जो भी ब्लड पंप करेगा हार्ट वो आर्टरीज एंड साइनसेस एंड वीन्स के द्वारा क्या होगा, पूरी बॉडी में फैला दिया जाएगा। नर्वस सिस्टम इसमें लेस डेवलप्ड होता है क्योंकि ये सेडेंट्री हैबिटेट ये शो करते हैं, हैबिट शो करते हैं सीडेंट्री, इसी वजह से इनके जो इनका तंत्रिका तंत्र है जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है, बहुत ज़्यादा लेस डेवलप है। और नर्वस सिस्टम जो है वो बायोलेटरली सिमेट्रिकल होता है और यहाँ पर कोई भी टॉर्सन जो है वो नहीं पाया जाता है, कोई भी मुड़ाव नहीं पाया जाता है इनके नर्वस सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जो एयरेशन होता है उसके सिस्टम के लिए यहाँ पर जो एनिमल होता है वो जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा उसी पे निर्भर रहेगा, क्योंकि ये वाटर में रहने वाला ही जीव प्राणी है। तो आपने जब से पढ़ा है हमसे तब से यही देख रहे हो कि जो भी वाटर में रहने वाले हैं वो क्या करते हैं, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है हमारे पानी में जो घुलनशील ऑक्सीजन होता है वो उसी पे डिपेंडेंट होते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए। तो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो एकम्प्लिश्ड होती है, मतलब पूरी होती है 2 स्ट्रक्चर मेंटल की वजह से, और जो एक पेयर ऑफ गीलिया इसमें दिया गया है, गीलिया कह रहे हैं गिल्स जिसको टिनिडिया बोलते हैं, तो गिल्स या टिनिडिया जो है 2 ठे उसके वजह से यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है, और मेंटल के 2 स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है। जो गिल्स होते हैं ये मेंटल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं, हमने आपको फिगर में काफ़ी बार दिखाया है। वन ऑन द आइदर साइड ऑफ द बॉडी, किसी न किसी एक साइड पे मेंटल के जो कैविटी है उसके अंदर ये देखे जाएंगे कि पाए रहेंगे। ये सस्पेंडेड होते हैं विसरल मास में एंड मेंटल में लोब ऑन देयर साइड। जो गिल्स होते हैं ये स्ट्रक्चरली यू लैमी ब्रैंक, ठीक है, यू लैमली ब्रैंक टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, यू लैमली ब्रैंक टाइप के होते हैं। इनके जो ईच गिल होती है, ठीक है, जो इनकी ईच गिल होती है वो कंसिस्ट होती है हाफ गिल से या डैमी ब्रैंक से या फिर लैमिना से साइड बाय साइड, ठीक है। प्रत्येक गिल में 2 अर्ध गिल या डैमी ब्रैंक या लैमिना होते हैं जो अलग अलग पड़े हुए होते हैं, इसीलिए हम इसे यू लैमली ब्रैंक बोलते हैं, बिकॉज इनकी जो गिल्स होती हैं वो दो हाफ गिल्स में बटी हुई होती हैं जिसे हम डैमी ब्रैंक भी कहते हैं या फिर लैमिना भी कहते हैं, और साइड बाय साइड जो होती है वो प्रेजेंट होती है। इसी लैमिना की हम ऊपर बात कर रहे थे कि यही जो है ये म्यूकस सिक्रीट कर रहा था, और इसी के म्यूकस सिक्रीशन की वजह से जो फूड था वो फूड ग्रूव में क्या कर रहा था, भेजा जा रहा था। जो लेटरल सीलिया है हमारी गिल फिलामेंट की, दोज लाइनिंग ऑफ द मेंटल सेटअप फॉर द करंट ऑफ वाटर विच एंटर्स द इंफ्राब्रैंकियल चैम्बर थ्रू द इनहेरेंट सिफॉन, ठीक है। देखिए एक बार हिंदी पढ़िए फिर आपको समझ में आएगा। गिल फिलामेंट के पार्श्व सीलिया और मेंटल को अस्तर करने वाले पानी की एक धारा स्थापित करते हैं जो इनहेरेंट सिफॉन के माध्यम से इंफ्राब्रैंकियल कश में चले जाते हैं। तो हमारे जो यूनियो की बॉडी है उसमें इंफ्राब्रैंकियल चैम्बर होता है, उसमें जो पानी है वो क्या होता है, गिल फिलामेंट के द्वारा इनहेरेंट सिफॉन में जाता है और फिर वहाँ से जो पानी है वो इंफ्राब्रैंकियल चैम्बर में चला जाता है। एज द वाटर फ्लो थ्रू द इंफ्राब्रैंकियल चैम्बर, जो वाटर ट्यूब्स होते हैं एंड द वाटर ट्यूब्स, हमने बताया कि इंफ्राब्रैंकियल चैम्बर में पानी जा रहा है, फिर जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है मेंटल के थ्रू, और गिल्स जो होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है उससे वो ले लेता है। आप मेरी बात समझ रहे हो, मैं आपसे मतलब क्या मैं समझाना चाह रही हूँ वो चीज़ आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, मुझे समझ में ये चीज़ नहीं आ रही है, एक बार मुझे अपने तरीके से समझाने दो। देखो जो यूनियो की बॉडी है, ठीक है, यूनियो की जो बॉडी है हमने आपको उसमें बताया था कि यहाँ पर यूनियो की बॉडी में ये जो सेल है ये ऊपर की शेल है और एक नीचे सेल होती है, 2 वैल्व होते हैं, बाई वैल्विया होते हैं। तो ये जो अंदर की कैविटी है हम इसे मेंटल कैविटी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि शेल के जस्ट पीछे आप देखोगे पीछे वाला पार्ट, तो ये जो पार्ट होता है ये जो पार्ट होता है ये इनका मेंटल का पार्ट होता है, ये वाला पार्ट। तो ये जो मेंटल की कैविटी है इसमें एक ना एक साइड आप देखोगे कि ज़रूर से ज़रूर गिल प्रेजेंट होगा, ठीक है, इस मेंटल कैविटी में। तो हम अभी मान लीजिए कि गिल्स बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ये गिल्स है, ये गिल्स प्रेजेंट है, ठीक। अब देखिए हमने आपको बताया था कि जो शेल है जब ऊपर से आप यूनियो को देखोगे तो आप 2 चीज़ देखते हो,
आप एक इनहेरेंट देखते हो, ठीक है, मान लीजिए दिस वन इज द इनहेरेंट सिफॉन, जहाँ से पानी की एंट्री होगी। यहाँ नहीं बनाते हैं, इस साइड बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ये पानी की क्या होगी, इस इनहेरेंट से क्या होगी, एंट्री होगी, ठीक है। और जस्ट यहाँ पर एक्सहेरेंट कैनाल होगा इस यूनियो का, ठीक। अब पानी जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर पानी जो है वो है, ठीक। देखिए वेट, ये मान लीजिए पानी है, ये पूरा पानी है। तो ये जो पानी है ये एंटर करेगा पहले हमारे यहाँ, देखिए इससे इनहेरेंट सिफॉन से ये जो H2O है ये क्या करेगा, जो वाटर है ये एंटर करेगा। फिर यहाँ पर जो गिल्स प्रेजेंट हैं, ये गिल्स में मतलब गिल्स प्रेजेंट है, और गिल्स के ही पास आप देखते हो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम देखते हो। तो यहाँ पढ़िए, जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है मेंटल के द्वारा। मेंटल जो है वो ब्लड को फ्लो कराता है, और जब ब्लड को फ्लो कराता है तो ये जो गिल्स होती हैं, देखिए ये जो गिल्स होती हैं, अब मेंटल क्या कर रहा है, ब्लड को कह रहा है कि तुम फ्लो करो। तो मान लीजिए कि ये ब्लड को ऐसे फ्लो करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर है ये ब्लड, ठीक है, ये ब्लड है। और ये वाला जो पार्ट हमने बनाया है, दिस इज़ योर गिल, ये जो पार्ट है दिस इज़ द गिल, ये ग्रीन वाला पार्ट, ठीक है। और ये हमारे पानी की एंट्री हो जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पर पानी है, ठीक है, इनके पानी अंदर इनकी बॉडी में ऐसे गया हुआ है। अब क्या होगा ना कि जो वाटर अंदर H2O गया है वो क्या करेगा, इस गिल के पास जाएगा, और गिल जो है वो हमारे ब्लड से अटैच है। ये येलो वाला हमने ब्लड बताया, आई नो कि रेड कलर होता है, बट यहाँ समझो ये जो येलो वाला पार्ट बनाया है वो ब्लड बनाया है। तो यहाँ पर ब्लड प्रेजेंट है, तो ब्लड में से ये क्या करेगा, CO2 को लेगा, और पानी में जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होगा ये CO2 को क्या करेगा, लेगा, और ऑक्सीजन को ये क्या करेगा, अंदर भेजेगा। ये CO2 को क्या करेगा, देखिए एक मिनट, ये क्या करेगा, CO2 जो है उसे बाहर करेगा, और जो O2 है उसे, जो पानी जो है उसमें जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, जो घुलनशील ऑक्सीजन है, उससे अंदर लेगा, और फिर ये ब्लड में ही छोड़ देगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन, और इस पानी में ही ये CO2 को छोड़ देगा, जिससे CO2 बाहर चला जाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में डिज़ोल्व हो जाएगा। और ब्लड में ही तो ऑक्सीजन जाकर के डिज़ोल्व होता है, ब्लड में ही तो डिज़ोल्व होता है, कहीं अलग से तो तुम्हारे अंदर गैस के लिए सिलेंडर नहीं ना रखा गया है, या यूनियो में तो नहीं रखा जाएगा ना, ब्लड में ही जाकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, समझ गए। तो इसी तरीके से जो गिल है वो वर्क करता है, वो पानी को लेता है, घुलनशील पानी में से ऑक्सीजन को खींच लेता है, और ब्लड से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, फिर दोनों का एक्सचेंज करा देता है। दिस इज़ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ पर आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखते हो, ठीक है। तो आउट गोइंग जो करंट होता है वाटर का, इन एडिशन टू कार्बन डाइऑक्साइड कैरीज अवे द नाइट्रोजिनस। अब इसी के साथ नाइट्रोजिनस जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी फीकल मैटर्स होते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ओके, तो दिस वन वॉज द रेस्पिरेटरी। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन, जो हमारा लास्ट सेगमेंट है। यूनियो जो है वो डायोशियस होता है, मतलब कि इसमें सेक्सेस जो है वो सेपरेट होंगे, मेल यूनियो एंड फीमेल यूनियो जो है वो अलग अलग होंगी। यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता है, मतलब आप ऊपरी देख करके आप ऊपर से नहीं पहचान पाओगे कि कौन सा मेल यूनियो है और कौन सा फीमेल यूनियो है। द गोनैड एंड टेस्टिस, ठीक है, इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल। जो गोनैड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि टेस्टिस हमारे मेल में एंड ओवरीज हमारी फीमेल में, ये दोनों ही पाए जाते हैं। मेल में टेस्टिस पाया जाएगा, फीमेल यूनियो में ओवरीज पाई जाएंगी। जो गोनैड्स होते हैं ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, लार्ज होते हैं दोनों में ही, सिंपल होते हैं, ब्रैंकियल ट्यूब इनमें पाई जाती है। इंटेस्टाइनल जो क्वाइल है उसके ये किनारे क्या होते हैं, एक मास के रूप में लगे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये माउथ है, ठीक है, दिस वन इज द माउथ। देन हमने आपको ईसोफेगस छोटा सा देखने को मतलब बोला था, फिर हमने बोला कि ये स्टमक है, और फिर स्टमक से लीड कर रहा था इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे हमने खूब ऐसा क्वाइल्ड इंटेस्टाइन देखा था। फिर इंटेस्टाइन के बाद आपने रेक्टम देखा था, और रेक्टम से फिर आपने एनस देखा था। तो दिस वन वॉज द डाइजेस्टिव पार्ट, ये आपका डाइजेस्टिव पार्ट था, ठीक है, ये डाइजेस्टिव पार्ट था, जहाँ पर आप स्टमक के इर्द गिर्द क्या देख रहे थे, स्टमक के इर्द गिर्द आप देख रहे थे
क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये जो हमने बना रहे हैं ये वाला पार्ट, ये हो गया हमारे स्टमक के इर्द गिर्द वाला पार्ट जो कि है डाइजेस्टिव। तो ये क्या हो गया, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गए काफ़ी सारे, ठीक है। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गए, मतलब हो गए, ठीक है। फिर हमने ये भी आपको दिखाया था कि इंटेस्टाइन के बगल में जो गोनैड्स हैं वो पाए जा रहे हैं। तो इंटेस्टाइन के बगल में गोनैड्स कहाँ होंगे, देखो ये इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन में ऐसे गोनैड्स पाए जाएंगे। जो क्वाइल्ड इंटेस्टाइन है उसी के किनारे किनारे ये यूनियो में जो गोनैड्स हैं वो पाए जाएंगे। कैसे, इस तरीके से, ठीक है। विसरल मास की तरह, एक मास की तरह ऐसे क्या होंगे, ये गोनैड्स जो है वो पाए जाएंगे। गोनैड्स में भी आप देखोगे कि मेल में, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होगा। मेल में आप टेस्टिस देखोगे, लार्ज सिंपल, ठीक है, और यहाँ पर आप ओवरीज देखोगे। ओके, तो दिस वन इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि इंटेस्टाइनल कॉइल जो है उसके इर्द गिर्द में पाया जा रहा है। मेल में टेस्टिस है, ओवरीज जो है वो फीमेल में है। तो टेस्टिस क्या निकालेगा, टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करेगा और ओवरीज क्या प्रोड्यूस करेंगी, ये दोनों ही जो हैं, टेस्टिस जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे एंड जो ओवरीज हैं ये ओवा प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा एंड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसके बाद अभी हम आपको जाइगोट के फॉर्मेशन वाला बता रहे हैं। पहले ऊपर देख लीजिए कोई पॉइंट जो है, देखिए ब्रीडिंग सीजन के दौरान जो इनके गोनैड्स होते हैं, टेस्टिस और ओवरीज, ये क्या हो जाती हैं, ये ग्रेटली इनलार्ज्ड, बड़ी हो जाती हैं, कॉन्स्पियस हो जाती हैं और ब्राइट कलर की दिखने लगती हैं। मतलब ये कि गोनैड्स बहुत बड़े, सुस्पष्ट और चमकीले रंग के हो जाते हैं। जो टेस्टिस होते हैं वो बिकम वाइट कलर के हो जाते हैं, जो ओवरीज होती हैं वो रेड कलर की हो जाती हैं। द सिलोमिक इपिथेलियम लाइनिंग जो होती है इनके ट्यूब्यूल्स की, वो प्रोलिफरेट होती है स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा से। मतलब कि स्पर्मेटोजोआ आपका स्पर्म बनाएगा एंड ओवा जो है वो ओवा बनाएगा, एग बनाएगा। जो गोनैड्स होते हैं ईच साइड पे इनके वो शॉर्ट डक्ट्स इसमें पाए जाते हैं। वॉसर डिफरेंस हमारे मेल में एंड ओवी डक्ट जो है वो फीमेल में, क्योंकि ओवी डक्ट जो है वो जब ओवा से एग बन जाएगा तो ओवी डक्ट नली, हमने आपको पढ़ाया है ना कि ओवी डक्ट डक्ट क्या होता है, एक छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो मान लीजिए कि ये ओवा है, तो ये एग का जब फॉर्मेशन करेगा तो इसी नली से बाहर आप देखोगे कि एग जो है वो आएगा स्पर्म से क्या करने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। फिर ईच डक्ट जो ओवी डक्ट है या फिर जो बहुत सा डिफरेंस, देखिए जो डक्ट ओवा को ट्रैवल करवाएगा वो, मतलब एग को ट्रैवल कराएगा वो ओवी डक्ट होगा। जो स्पर्म को ट्रैवल कराएगा उसे हम स्पर्म डक्ट नहीं कहेंगे, हम उसे कहेंगे वॉसर डिफरेंस, ठीक है। फिर ये जो वॉसर डिफरेंस एंड ओवी डक्ट हैं, ये डक्ट ओपन्स होती हैं सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर में। कहाँ ब्रैंकियल, सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर में। और इनर गिल लैमिना के पास ऑफ इट्स ओन साइड, गिल लैमिना के ही पास आप देखोगे कि गोनैड स्ट्रक्चर भी है। तो सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर में ये जाकर के खुल जाती हैं और गिल लैमिना के पास आपका सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर जो है वो गिल लैमिना के पास है। और ये ओपनिंग क्या होती है, जेनाइटल एपर्चर में खुलती है इन फ्रंट ऑफ द रेनल एपरेचर ऑफ द यूरेटर। फिर यहाँ पर कोई भी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता है, जैसे कि कोई ग्लैंड या फिर कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है मेल या फीमेल के पास जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएँ या कुछ भी, ऐसा कोई स्ट्रक्चर इनके पास नहीं होता है। स्पर्म फ्रॉम मेल एंड ओवा फ्रॉम फीमेल फर्टिलाइजेटेड एंड जाइगोट का फिर फॉर्मेशन होता है। फिर जाइगोट जो है वो विटेलाइन मैम्ब्रेन से क्या होती है, पूरे तरीके से सराउंड हो जाती है और स्मॉल परफोलेशन माइक्रोपाइल जो है उसमें से निकलता है, ठीक है। स्मॉल परपोलेशन माइक्रोपाइल जो है इसमें से आप देखते हो कि ये निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पर ग्लाइकोडियम जो लार्वा है उसका फॉर्मेशन होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमने कोई स्लाइड नहीं बनाई है, हम इसको आपको खुद बताएंगे। देखिए जब हमने बताया कि टेस्टिस से स्पर्म निकल रहा है, ठीक है, टेस्टिस से स्पर्म निकल रहा है, ओवरीज से ओवा निकल रही हैं, तो दे बोथ हैव लाइक डक्ट। हमने आपको बताया ना कि डक्ट इनमें होती है। एक बार शुरू से बताते हैं, देखिए ये हो सकता है आपको, देखिए घबराइए नहीं, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप ही के लिए बढ़िया है ना। आप कोई भी सब्जेक्टिव हो, पेपर ऑब्जेक्टिव हो, आप आराम से उसको क्लियर कर सकते हो, तो अच्छे से पढ़िए। देखिए ये हो गया टेस्टिस, ये हो गया ओवरीज, ओवरीज मतलब कि 2 ओवरी हैं, ठीक है। अब इनमें से डक्ट बाहर निकलेंगी, ठीक, मान लीजिए ये इसमें से डक्ट निकल रही है, ये इसमें से डक्ट निकल रही, ठीक है। अब इस डक्ट का क्या नाम है, जो ओवी डक्ट है
ये हमारे फीमेल में होंगी जो कि ओवा को ट्रैवल कराएंगी, और ये हो गया हमारा वॉसा डिफरेंस जो कि फीमेल में होगा, सॉरी मेल में होगा, ठीक है, वॉसा डिफरेंस। अब ये जो डक्ट है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होंगे। ये जो डक्ट है वो पाइप के नुमा होगा। कैसा होगा? एक छोटे से पाइप के नुमा। तो ओवरीज जो हैं वहाँ से क्या निकलेंगे? एग, ठीक है। ओवरीज जो है वो किसका प्रोडक्शन करेंगे भाई? वो एग का प्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं कि ओविडक्ट के द्वारा एग आता है, ठीक है। और टेस्टिस जो हैं वो करेंगे किसका? स्पर्म का। तो यहाँ से मान लीजिए कि आते हैं स्पर्म, ठीक है, ये हो गया स्पर्म। फिर इन दोनों का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, ओके है, ओके। फिर ये जो स्पर्म है और ये जो ओवा है, इनका क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। किसका? जाइगोट का फॉर्मेशन। और ये जो जाइगोट है ये सराउंडेड हो जाएगी विटिलाइन मेम्ब्रेन से, जिससे अभी आपको कोई लेना देना नहीं है, आप इस जाइगोट को बस समझो। फिर इसका डेवलपमेंट होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर अब हम डेवलपमेंट वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट पार्ट जो होता है वो ऐसा होता है कि इनमें होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट पाया जाता है। कैसा होता है? इसको नोट करते चलना भाई, क्योंकि हमने स्लाइड में नहीं लिखा है। ये हो गया होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट। होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट में आप देखते हो कि यहाँ पर क्लीवेज जो होता है, जो टूटना होता है एक पूरे के पूरे जाइगोट का, वो क्लीवेज जो होता है वो होलोब्लास्टिक होता है। मतलब ये कि पूरे जो एक जाइगोट बना हुआ है इसका जो ओवरऑल, ठीक है, इसका जो ये ओवरऑल साइड से इसमें क्या होगा? क्लीवेज होगा, मतलब कि ये टूटेगा। और जब इसमें होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? ब्लास्टुला का, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होगा? ब्लास्टुला का। और ये जो ब्लास्टुला है ना, ये जो ब्लास्टुला है ये जो होगा इसमें फिर ब्लास्टुला जो होगा वो भी डेवलप होगा। तो वो डेवलपमेंट जब ब्लास्टुला का होगा तो ये दो सेल्स में क्या होंगी? डिवाइड होंगी। किस में डिवाइड होंगी? दो सेल्स में डिवाइड होंगी। जो दो सेल्स होंगे, एक होगा माइक्रो और एक होगा मैक्रो। एक छोटी सेल्स होंगी और एक जो होंगी वो बड़ी सेल्स होंगी। तो पहला है माइक्रोमेयर, ठीक है, पहला है माइक्रोमेयर और दूसरा है मैक्रोमेयर। ये दो सेल्स जो होती हैं ये बनती हैं। पहला क्या था? माइक्रोमेयर और दूसरा मैक्रोमेयर। नाम से ही समझ में आ रहा है, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो कि मैक्रोमेयर जो कि बड़ी सेल होती है, इसमें होता है क्या? इसमें होता है इनवेजिनेशन। क्या होता है? इनवेजिनेशन। मतलब कि ये मैक्रो जो मेयर हैं ये होने लगती हैं, मुड़ने लगती हैं। तो इनमें पाया जाता है इनवेजिनेशन। जो मैक्रोमेयर है वो मुड़ने लगती हैं, ठीक है। अब इनवेजिनेशन के बाद आई डोंट हैव स्लाइड हियर, तो हम फिर से ऊपर वाली स्लाइड पे ही चलेंगे, इनवेजिनेशन के बाद देखेंगे, ठीक है। तो देख, डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें क्लीवेज होलोब्लास्टिक है, चारों तरफ से डेवलपमेंट हो रहा है, ब्लास्टुला बन रहा है। ब्लास्टुला में दो सेल्स बन रही हैं आगे डेवलपमेंट में, एक माइक्रो जो कि छोटी है, फिर दूसरा मैक्रो जो कि बड़ी है। मैक्रो में इनवेजिनेशन होता है तो गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है। मैक्रो जो है जब उसमें इनवेजिनेशन होता है तो गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये जो गैस्ट्रुला है, ये जो गैस्ट्रुला है, इसमें आप देखते हो इम्ब्रियो जो कि नाम है आर्किग्ट्रॉन, ठीक है। क्या नाम है? आर्किग्ट्रॉन, जिसमें हमने आपको आर्कियन, जो ऊपर हमने आपको पढ़ाया था ना जीनस में, इनका नाम आर्कियन करके भी आया था। वो इसी वजह से आया था क्योंकि इनकी गैस्ट्रुला में जो इम्ब्रियो है उसका नाम क्या है? आर्किग्ट्रॉन। ये स्पेलिंग थोड़ा एक बार मेरे कहने पे चेक कर लेना, ठीक है, आर्किग्ट्रॉन। और ये जो गैस्ट्रुला में आर्किग्ट्रॉन इम्ब्रियो है, अब ये इम्ब्रियो जो है इसका जो अपर पार्ट है, आर्किग्ट्रॉन का जो अपर पार्ट है, इसमें क्या होगा? इनवेजिनेशन होगा, ठीक है, आर्किग्ट्रॉन के अपर पार्ट में। तो इनवेजिनेशन, हम INV लिख रहे हैं, इनवेजिनेशन इन द अपर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। क्या होगा? अपर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, जिसके वजह से इनवेजिनेशन होने की वजह से एम्ब्रियो के अपर पार्ट में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? हमारे सेल ग्लैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये किसको लीड करेगा? सेल ग्लैंड के फॉर्मेशन को, शेल, ठीक है, शेल ग्लैंड के फॉर्मेशन को। अब ये जो सेल ग्लैंड बनी है,
ये जो सेल ग्लैंड बनी है, फॉर्म हुई है, ये क्या करेगी? ये सिक्रीट करेगी सेल। जो सेल ग्लैंड है ये क्या सिक्रीट करेंगे? सेल। ठीक है, ये सिक्रीट करेंगे क्या? ये सिक्रीट करेंगे शेल। और शेल आप जानते हो कि इनका ऊपर वाला पार्ट बन जाता है। फिर इस एम्ब्रियो की जो मीजोडर्मल सेल होगी, ठीक है, इस एम्ब्रियो की जो मीजोडर्मल सेल होगी, क्योंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं तो इनमें एक्टोडर्म मीजोडर्म होगा, तो मीजोडर्मल जो इनकी सेल होगी वो क्या बनाएगी? एडक्टर मसल। जो इनमें मस्कुलर पार्ट होगा उसमें भी एडक्टर मसल जो होगा वो हमारी मीजोडर्मल सेल बना लेंगी। और जो इनका एक्टोडर्मल होगा, जो इनका एक्टोडर्मल वाला एरिया होगा, देखिए एक्टोडर्मल वाला एरिया होगा, इसमें इनवेजिनेशन होगा। अगेन एक्टोडर्मल में भी क्या होगा? इनवेजिनेशन होगा, मुड़ेगा एक्टोडर्मल और किसका फॉर्मेशन कर लेगा? माउथ का। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करेगा? माउथ का। और ये जो गैस्ट्रुला है जिसमें आप एडक्टर मसल देख रहे हो, आप माउथ देख रहे हो, आप शेल बनते हुए देख रहे हो, क्योंकि हमने देखो ना यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देख ली। हमने शेल देखा कि शेल है, एडक्टर मसल है, हमने देखा माउथ है। तो इस स्टेज को यूनियो के जहाँ पर एडक्टर मसल है, गैस्ट्रोएक्टोडर्म में हुआ है, उसकी वजह से माउथ भी प्रेजेंट है। और सिक्रीट जो सेल ग्लैंड है वो सेल को सिक्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर शेल भी प्रेजेंट है। ये सब जो एक स्टेज बनता है जहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, उस स्टेज को हम बोलते हैं ग्लॉकीडियम लार्वा। क्योंकि हमने पढ़ा था कि इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होने के वजह से यहाँ पर लार्वा का फॉर्मेशन होता है। तो कौन सा लार्वा बना? ग्लॉकीडियम लार्वा बना। अब इस ग्लॉकीडियम लार्वा में आप कुछ देखो कैसे कैसे चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए ये रहा इनका शेल जो कि किससे बना है? सेल ग्लैंड से। सेल ग्लैंड तो बन चुका है। कैसे बना सेल ग्लैंड? जब एम्ब्रियो के अपर पार्ट में इनवेजिनेशन हुआ, जब वो मुड़ा तो सेल ग्लैंड बन गया और फिर उसने क्या सिक्रीट किया? सेल। तो ये सेल का एक वॉल्व बन गया यूनियो के और ये बन गया हमारे शेल का दूसरा वॉल्व। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर एडक्टर मसल फॉर्म होते हुए। क्या दिखा? एडक्टर मसल। तो यहाँ पर एडक्टर मसल बना। अच्छा, ये एडक्टर मसल कहाँ से बना? जो मीजोडर्मल सेल थी उससे बना हमारा एडक्टर मसल। ठीक है, फिर मसल आपने देख ली, आपने सेल वॉल्व देख लिया। फिर यहाँ पर मेंटल का भी फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, मेंटल तो भाई बनेगा ही। तो यहाँ पर आप ग्लॉकीडियम लार्वा में मेंटल भी देखते हो, फिर हिंग देखते हो। जिस पॉइंट पे दोनों ये पहली वॉल्व एंड दूसरी वॉल्व आकर के जुड़ती है उसे हम हिंग बोलते हैं। और फिर आप देखो यहाँ पर इनमें एक स्पेशल चीज़ पाई जाती है जो कि है यहाँ पर इनका बाइसेस। ठीक है, ये जो बाइसेस है और ये जो हुक है यहाँ पर गैस्ट्रुला लार्वा में। अब बताओ, लार्वा है तो वो यंग वन में तो चेंज होगा ना, ये यंग वन में चेंज होगा, यंग यूनियो भी तो बनेगा। तो इसके लिए इसको बहुत सारा खाना खाना पड़ेगा, इसको न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। तो ये न्यूट्रिशन कैसे लेगा? जब तक एक लार्वा न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं लेगा उसकी डेवलपमेंट यंग वन में नहीं होगी। तो जो हमारा ग्लॉकीडियम लार्वा है वो इस हुक का यूज़ करता है। ठीक है, वो इस हुक का यूज़ करता है और बाइसेस का यूज़ करके जो फिश होती हैं उनको पकड़ लेता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं पैरासाइटिक नेचर भी कहीं ना कहीं बन जाता है। कैसे कि ये रही फिश, ठीक है, ये एक फिश है। ठीक है, अब इस फिश में ये पानी में ऐसे रह रही है। ठीक है, ये बबल्स हो गए पानी और इनका एक आँख मान लो। ठीक, ये उल्टी लग रही है थोड़ी सी ना, लग रही है उलट गई है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इनकी गिल्स वगैरह हो गई। तो यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पे मान लीजिए हम बना रहे हैं ग्लॉकीडियम लार्वा, तो ग्लॉकीडियम लार्वा कुछ ऐसे इस तरीके से इनमें अपने बाइसेस जो हैं, मान लीजिए कि ये इनका यहाँ पर ऐसे ये ग्लॉकीडियम लार्वा है जिसका नुकीला यहाँ पे ऐसे हुक है और एक इसमें क्या निकला हुआ है? बाइसेस निकला हुआ है। ठीक है, ये बाइसेस निकला हुआ है। तो अपने हुक का यूज़ करके जो ग्लॉकीडियम लार्वा हैं वो इन पे आकर के क्या करते हैं? चिपक जाते हैं। फिर जैसे ही चिपकते हैं अपने बाइसेस से और तगड़ा ये क्या कर देते हैं? इनमें अंदर इनकी बॉडी में अपना बाइसेस जो है वो घुसा देते हैं, पेनिट्रेट कर देते हैं। और फिर जो भी न्यूट्रिशन हमारा जो फिश है वो अपनी बॉडी में ले रहा है उसको ये क्या करते हैं? अपना न्यूट्रिशन उसी से लेते हैं और फिर ये डेवलप होकर के क्या बन जाते हैं?
एक आराम से एक यूनियो जो है वो बन जाते हैं। तो पैरासाइटिक नेचर जो ग्लाइकोडियम होता है वो पैरासाइटिक नेचर का होता है, जहाँ पर वो फिश के ऐसे शरीर पे ये क्या करते हैं आपको दिखाई देंगे, ऐसे शरीर पे ही आप देखोगे कि लगा होगा ये ग्लॉक्टीडियम लार्वा फिश के, और फिर वहीं से ये क्या करेंगे अपना न्यूट्रिशन फिश से लेंगे और यंग वन में चेंज हो जाएंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट द ग्लॉक्टीडियम लार्वा। इफ़ यू वांट टू टेक मतलब स्पेसिफिक नोट्स ऑफ ग्लाइकोडियम लार्वा तो वो हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे। हमें लगा कि हम समझा देंगे तो आप लिख लोगे, बट अगर किसी को दिक्कत होगी तो हम टेलीग्राम पर भी भेज देंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो, दैट्स ऑल अबाउट द यूनियो एंड वी अगेन completed a genus that is Lamelidian. ओके सो अब इसके बाद हमारा दो और बचा हुआ है, फाइनली दो और बचे हुए हैं जिनका नाम है पेंटासेरॉस एंड आई थिंक एक पाइला ग्लोबियोसा। तो उन्हें भी ख़त्म करेंगे। देन पेपर 1 की जितनी स्पीसीज़ वाला सिस्टम था वो भाई ख़त्म हुआ। अब हम लोग पेपर 2 में आई थिंक देखो हम कल हो सकता है कि कॉर्डेट पेपर 2 का जो कॉर्डेट वाला है वो भी स्टार्ट कर दें आप लोगों के लिए। बॉटनी की भी क्लासेस चलेंगी, लेकिन अब थोड़ा जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए हम सोचते हैं कि कल आपको कॉर्डेट की भी वीडियो मिल जाएगी पेपर 2 की। ठीक है, तो यूनिट 1 ही उसका नाम रखेंगे क्योंकि पेपर 2 का यूनिट 1 वो होगा कॉर्डेट वाला। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप अपना सपोर्ट एंड मोटिवेशन हमें दोनों ही जो है ना वो केवल सब्सक्राइब एंड लाइक करके दे सकते हो, कमेंट करके थोड़ा सा सराहना कर सकते हो। उसके अलावा हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये सब कुछ हम फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट पैसे, विदाउट हर चीज़, नोट्स देना बच्चों से एक तरीके से इंक्लूड कराना हर एक बच्चे को कि वो सपोर्ट करें, प्लस यहाँ वीडियो देना, स्लाइड बनाना, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने जूनियर्स के पास इसे शेयर करिए, जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर कराइए। बस इतना ही हम आपसे चाहते हैं और कुछ भी नहीं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।